हेलो स्टूडेंट, मैं तनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। आज ही हमारा एक सेट ख़त्म हो जाएगा UPPSC का। सेशन को ध्यान से देखिएगा, इम्पोर्टेंट सेशन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हो रही है। हालांकि ये तो पता चल गया होगा कि डायरेक्ट पेपर से ही करा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होगा, ठीक है। मगर इससे क्या सीखने को मिलेगा कि सिलेबस अगर हल्का फुल्का बाहर से आ रहा है तो किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, या लेवल कैसा है, या फिर हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं, ये आपको आइडिया लग जाएगा। यानी मेहनत की और ज़रूरत है कि नहीं, ये साफ साफ पता चलेगा। सही है, चलो। तो सेशन में पहले आओगे तो बाबू उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सेशन पसंद आए तो लाइक तो ज़रूर कर देना इसको, ठीक है। और चैनल पे नए हो गए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डेली वीडियो आती है, ठीक है। एक कंप्यूटर की और एक किसकी आती है, जो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, कंप्यूटर की भी और इसकी भी आती है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है कि इनमें से कौन सी संधारित्र जो ध्रुवित होती है, ठीक है। पहले ही बात हो गई थी कल वाले में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होती है, और एकमात्र ऐसा कैपेसिटर होता है जिसमें क्या होती है, टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, और किसी में भी नहीं होता है। मतलब चाहे जैसे जोड़ना है जोड़ दो, ठीक है। यानी एक तरीके से बात करें तो ये द्विदिशीय नहीं होती, एक दिशीय होती है, और ये जल्दी खराब भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि हल्का सा भी पोलैरिटी इधर उधर किए तो ये गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेत और पशुओं के कचरे सहित हवा, ज्वार और भू तापीय गर्मी और जैव भार यानी बायोमास के उपयोग से उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? तो सर हमारी कहलाती क्या है कि ऐसे ऊर्जा जो कभी खत्म नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे कोयला है, डीजल है, यूरेनियम है, वो आज नहीं कल ख़त्म होंगी, मगर ये क्या ऐसी चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। हवा कभी ख़त्म नहीं होगा, ज्वार कभी उठना बंद नहीं होगा, ठीक है। भूतापीय गर्मी कभी ख़त्म नहीं होगी बल्कि बढ़ते ही चली जाएगी। तो सब ऐसी चीज़ें जो कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो ऐसे ऊर्जा के स्रोत को क्या बोलते हैं? गैर पारंपरिक या फिर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। इसको याद रखना। और जो बाकी हो गए हमारे, जो आज नहीं कल यानी ईंधन ख़त्म ही होने हैं, ठीक है। हो सकता है हमारी आने वाली पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी को न मिले वो चीज़, तो वो क्या हो जाती है, पारंपरिक में आ जाती है या फिर कन्वेंशनल में आ जाती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सॉरी, तो अगला क्वेश्चन है कि यदि आउटपुट 25 किलोवाट और हानि 2 किलोवाट है तो प्रत्यावर्ती की दक्षता कितनी होगी? कोई दिक्कत नहीं, हमको पता है होता ही क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट कितना है, 25 है। इनपुट कितना होगा, देखो इनपुट कितना होगा, जितना आउटपुट गया है प्लस लॉस को जोड़ दे, क्योंकि लॉस होकर ही आउटपुट मिलता है। तो जितना आउटपुट है उसमें प्लस 2 जोड़ दे, ठीक है, क्योंकि 2 किलोवाट है ना, और गुणे 100 कर दो तो किस में निकल जाएगा, प्रतिशत में निकल जाएगा। और जब तुम इसको सॉल्व करके देखोगे तो तुम्हारा 92.60 ही आएगा, ठीक है। याद रखना कितना आएगा, 92.6 आएगा। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। सॉल्व करके देखना आएगा भाई। हिस्टैरिसीस मोटर को परिभाषित करने वाली वह कथन निम्न में से विकल्पों में से कौन सा सही है, ठीक है। चलो, यानी हिस्टैरिसीस मोटर बारे में क्या चीज़ निम्न ऑप्शन में से सही बोल रहा है। पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष अभिवाह द्वारा बलागुण उत्पादित करने वाला मोटर है। नहीं, डायरेक्ट फ्लक्स से नहीं होता है। इसमें भी क्या होता है, हम क्या करते हैं उसमें हिस्टैरिसीस मोटर का प्रयोग करके हिस्टैरिसीस लॉस को बढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है, EMF उत्पन्न होता है, घूर्णनीय वाला, ठीक है। दूसरा, एकमात्र वायु अंतराल जो DC उत्तेजन के साथ तुल्यकालिक मोटर पे, ठीक है। देखो तुल्यकालिक मोटर तो है मगर DC उत्तेजन इसमें हम नहीं देते, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा देखते हैं, मोटर की हानि न्यूनतम होती है और उच्च तापमान पर कार्य करता है। नहीं, उच्च तापमान पर कार्य नहीं कर सकता, ठीक है। और ये देखते हैं, एकमात्र वायु अंतराल के साथ बिना DC उत्तेजन के तुल्यकालिक मोटर, ये सही है। देखो ये सिंक्रोनस मोटर होती है मगर बिना एक्साइटेशन वाली, इसको रोटर पे तुमको एक्साइटेशन देने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सही है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 54 क्या कहता है? पहले तो पूछेगा कि 54 किससे रिलेटेड है, तो बोलोगे तो 54 जो रिलेटेड है हमारा किससे, वोल्टेज नियमन से है। किससे? वोल्टेज रेगुलेशन से मेल खाता है। 55 की बोलेगा तो क्या बोलोगे, तो 55 हमारी फ्रिक्वेंसी से होती है जो लगभग 3% की अप डाउन को झेल सकता है, ठीक है। तो इसमें यही पूछा है कि IE नियम 54 के अनुसार अतिरिक्त उच्च वोल्टता यानी
एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए कितने तुमको ज़्यादा वोल्टेज रेगुलेशन की आवश्यकता नहीं है, या फिर आ रहा है तो वो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो सर वो कितना होता है 2%, ठीक है। और मीडियम और लो होता है तो लगभग 6% होता है, जैसे हमारे घरों में, ठीक है। इसको याद रखना, सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, किस मोटर में सर्वात्रिक मोटर के समान ही भांति कार्य करता है। कौन सा मोटर ऐसा है जो सर्वात्रिक मतलब यूनिवर्सल मोटर के भांति ही काम करता है। तो हमको पता है कि जो डीसी सीरीज मोटर होती है, डीसी सीरीज मोटर जो होती है वो किसके बराबर होती है सर, एसी सीरीज मोटर ही वही कहलाती है। केवल क्या होता है, एसी से सप्लाई दे देते हैं। अब ऐसा मोटर जिसमें हम एसी से सप्लाई दे देते हैं वो हमारी क्या कहलाने लगती है सर, यूनिवर्सल मोटर कहलाने लगती है, जो कि हम मिक्सर, वैक्यूम क्लीनर, ग्राइंडर, सिलाई मशीन इत्यादि में प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, सही है। और हाई स्टार्टिंग टॉर्क तो रहेगा ही रहेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक सर्वात्रिक मोटर में अगर डीसी आपूर्ति संभावित करें तो वो कौन सा मोटर हो जाएगा। अभी बताएं, डीसी दे रहा है तो डीसी सीरीज मोटर, अगर उसमें एसी दे दिए तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा वो यूनिवर्सल मोटर हो जाएगा। मगर फिलहाल हम क्या करें, ऐसी कौन सी मोटर है जिसमें डीसी सप्लाई देंगे तो कौन से सर्वात्रिक मोटर में अगर डीसी सप्लाई दे तो क्या हो जाएगा, तब ये हमारा कहलाता है डीसी सीरीज मोटर कहलाता है। क्या कहलाता है, डीसी सीरीज मोटर कहलाता है, सही है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या है कि ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर और ताम्र हानि को ज्ञात करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। ताम्र हानि तो देखो कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट होगा या फिर क्लोज सर्किट टेस्ट। क्या दिया है, हाँ चलो दिया है, दो क्लोज सर्किट भी दिया है। यही बोले ना, बंद पेपर या क्लोज सर्किट, सॉरी शॉर्ट सर्किट या क्लोज सर्किट देके कन्फ्यूजन करेगा, क्योंकि जानता है ना आदमी ये फिर एग्जाम में क्या करने वाला है। तो देखो सीरीज सर्किट नहीं, ओपन सर्किट होता है मगर किसके लिए, आयरन लॉस के लिए, मैग्नेटाइजिंग करंट के लिए। बंद परिपथ होगा नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट से हम क्या निकाल सकते हैं, कॉपर लॉस निकाल सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में निकाल सकते हैं। अगर जिसमें निकालना है, जिस वाइंडिंग का निकालना है उसको क्या करना पड़ता है, शॉर्ट करना पड़ता है। और ट्रांसफार्मर की बात करें तो हमेशा कौन सी वाइंडिंग शॉर्ट होगी, लो वोल्टेज वाइंडिंग शॉर्ट होती है, ठीक है। और जितने भी उपकरण होते हैं, वोल्ट मीटर और मीटर, वॉट मीटर, ये सारे हाई वोल्टेज साइड होते हैं। किस पे होता है सर, ये मेरा शॉर्ट सर्किट होता है, रेटेड करंट पे होता है, ठीक है। रेटेड करंट और रेटेड फ्रिक्वेंसी पे की जाती है, सही है। चलो आगे देखते हैं, देखे बोले ना बहुत लोग मारे भी होंगे क्लोज सर्किट। चलो आगे देखते हैं, स्टेपर मोटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। स्टेपर मोटर यानी स्टेप में चलने वाला। तुम लोगों ने प्रिंटर देखा होगा, एक बार में नहीं निकलता है, खींच 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 करके निकलता रहता है आगे, ठीक है। तो ऐसे मोटर उन सब जगहों पे क्या होता है, स्टेपर मोटर का प्रयोग करते हैं। और फैक्स मशीन भी देखे होगे तो धीरे 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 निकलता रहता है, ठीक है। तो सब क्या कहलाती है, फैक्स मशीन। और ये प्रिंटर में प्रयोग होने वाली मोटर क्या कहलाती है हमारी, तो कहलाती है स्टेपर मोटर। अगर एंगल की बात करोगे, स्टेप एंगल की तो क्या होता है, NS माइनस NR अपॉन NS इंटू NR गुणे 360, ठीक है। इसको ऐड 360 होती है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अन्य प्राथमिक सेल की तुलना में किस सेल का उच्चतम जीवन काल होता है। आज से 2-3 लेक्चर पहले जब बैटरी का क्वेश्चन आया तो तुम्हें पहली बार बोल देते कि जो हमारी बैटरी होती है, जो पूछा था कि बताओ सबसे पतली कौन सी बैटरी होती है, तो हम बताए थे कि लिथियम आयन बैटरी होती है जो हमारे मोबाइल में लगी होती है। बताए थे, हाँ सर बताए थे। कौन सी सर, लिथियम आयन बैटरी बताए थे, Li आयन बोलते हैं इसको, जो हमारे मोबाइलों में लगी होती है, ठीक है। लिथियम आयन बैटरी पे तुम देखे होगे 3.7 वोल्ट ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। और ये एक तरीके से बात करें सभी सेलों में क्या होती है, सबसे अधिकतम वोल्टेज होती है। तो क्या हो जाएगा, और जीवन काल भी क्या होता है, सबसे उच्चतम होता है लिथियम आयन बैटरी की। 10-10, 12-12 साल, 15-15 साल उसको रिचार्ज डिस्चार्ज करते रहो, मोबाइल चलती रहती है। 5 साल तो कोई बोलता ही नहीं है, ठीक है। अब जो ज़्यादा उद्दंडता करता है उसको बैटरी जल्दी फूलती है। मगर नॉर्मली बात करें, अगर ओरिजिनल बैटरी है, अच्छी बैटरी है, स्टैंडर्ड बैटरी है, तो 4 से 5 साल आराम से चलती है, ठीक है। इसलिए जीवन काल भी उसका उच्च होता है, सही है। चलो आगे देखते हैं,
और इसकी बैटरी भी EMF भी उच्च होती है जी। हाई वोल्टेज के ओवर ट्रांसमिशन लाइन के लिए, ट्रांसमिशन बोला डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, याद रखना। अगर ट्रांसमिशन बोला है तो हम क्या प्रयोग करते हैं, स्टील टावर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन बोला है, ठीक है। और यही हाई ट्रांसमिशन बोल देता है किस पे, अरे सॉरी, हाई वोल्टेज में अगर ओवर हेड डिस्ट्रीब्यूशन की बात बोलता है तो डिस्ट्रीब्यूशन किस पे करते हैं सर, हम किस पे करते हैं, आरसीसी पुल पे करते हैं, ठीक है, या फिर लकड़ी के पुल पे करते हैं अधिकतर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात बोलता है तब, मगर ट्रांसमिशन बोला तो स्टील टावरों पर ही किया जाता है, सही है। और जो स्टील टावर होते हैं वो गैल्वेनाइज्ड होते हैं, सही है ना, इसको याद रखना। निम्न में से किस पदार्थ की तापमान घटता है तो प्रतिरोध भी घट जाता है, ठीक है। हम आपको ऑफलाइन बैच में भी चल रहा है, मेटल जितने भी होते हैं, मेटल जितने भी होते हैं जिनका टेम्परेचर घटता है उनका प्रतिरोध भी घटता है। और सेमीकंडक्टर ले लो, इलेक्ट्रोलाइट ले लो, इंसुलेटर ले लो, ये जस्ट उल्टे होते हैं, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान घटेगा। अब इसमें हमको ये खोजना है कि बोला कि तापमान घटता है तो प्रतिरोध भी घटता है, यानी क्या है, ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, यानी तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो हम क्या खोजेंगे, केवल मेटल खोजेंगे। माइका मेरा मेटल नहीं, नॉन मेटल है तो ये होगा नहीं। रबर मेरा इंसुलेटर है तो होगा नहीं। पेपर मेरा इंसुलेटर है तो होगा नहीं। एल्युमिनियम हमारा मेटल है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। यानी यहाँ पे प्लस अल्फ़ा होती है पर डिग्री सेल्सियस वाली कहानी, सही है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्न वोल्टेज लैंप का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है। निम्न वोल्टेज लैंप का डोमेस्टिक लाइट, जो घरेलू प्रकाश है, देखो सबसे न्यूनतम की बात बोला है, ये ध्यान रखना। डोमेस्टिक लाइट जो होती है वो भी 15 वाट 20 वाट की सबकी आती है। इंडस्ट्रियल लाइन तो बात ही मत करो, ठीक है, 200 250 वाट। फूड लाइट, खाद्य प्रकाश, ये भी लगभग उतनी होती है। मगर सबसे कम जो होती है वो हमारी कौन सी होती है, ऑटोमोबाइल लाइट, ठीक है। ऑटोमोबाइल लाइट वाली, जो कि बैटरी से भी देखते हो, बैटरी से भी जल जाती है, सही है ना, यानी कि 9 वोल्ट पे 12 वोल्ट पे भी वो काम करने लगता है, सही है। तो निम्न वोल्टेज वाली यही होती है, समझ में आया, ये कहानी हो गई। दूसरी कहानी, ये जो ऑटोमोबाइल वाली होती है इनमें तो अब LED आने लगी हैं, यानी अब ये उससे भी कम पे भी काम करने लगी है, 1.5 से 2 वोल्ट में आने लगी है पहले, ठीक है। जैसे बोलते हो DSL लाइट है, क्रोम लाइट आगे दी हुई है, ठीक है। अब सारे वाइट लाइट है, यानी LED आ रही है। पहले हेलोजन बल्ब आते थे उसमें भी, ठीक है। तो हेलोजन बल्ब आते थे, वो भी कितने होते थे, 9 से 12 वोल्ट पे चल जाते थे। तो समझ रहे हो कितनी कम लाइटें लेती हैं। तो ऑटोमोबाइल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं, विच पैक्ड ट्रांजिस्टर आर जनरली यूज इन मीडियम एंड हाई पावर एप्लीकेशन, यानी निम्न में से किन ट्रांजिस्टर का प्रयोग हम सामान्यतः मीडियम और हाई पावर के प्रवर्धन के लिए, यानी एम्पलीफिकेशन के लिए करते हैं। तो सबसे बेस्ट हमारा देखो यही है, या होता है मेटल ट्रांजिस्टर, इसको रख लो। मेटल ट्रांजिस्टर जो होता है हम कहाँ करते हैं, उच्च वाले में प्रयोग करते हैं। उच्च एम्पलीफिकेशन चाहिए, हाई एम्पलीफिकेशन चाहिए, उन सब वालों में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसलिए इन सब पे क्या होता है, हीट सिंक भी लगाए जाते हैं, कि मेटल जैसे जल्दी गर्म होता है तो एल्युमिनियम की हीट सिंक लगाई, जिससे क्या होता है, हीट लेके बाहर जल्दी से ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, हमारा सही आंसर होगा मेटल, ठीक है। मेटल ट्रांजिस्टर का ही प्रयोग करते हैं। चलो, वोल्टेज और धारा के वर्ग RMS मान के गुणनफल को क्या कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, केवल क्या दिया है देखो, याद रखना, वोल्टेज और I, या सिंपल भाषा में बोलो तो क्या लिखा है ये, VRMS इंटू IRMS किसके बराबर होता है सर, ये हमारा होता है यस के बराबर। अगर साइन फाई लग जाता है इसी में, अगर साइन फाई मल्टीप्लाई करते हैं तो रिएक्टिव पावर हो जाता है, अगर कॉस फाई मल्टीप्लाई करते हैं तो ट्रू पावर हो जाता है। मगर अगर कोई एंगल की बात ही नहीं करता है तो ये हमारा क्या हो जाता है, तो ये हमारा हो जाता है अपेरेंट पावर, यानी आभासी शक्ति, ठीक है। तो इसका सही आंसर आभासी शक्ति होती है। यूनिट की बात बोले तो क्या होता है सर, वोल्ट एम्पियर इसकी यूनिट, या फिर किलो वोल्ट एम्पियर या मेगा वोल्ट एम्पियर, जो भी बोलो, ठीक है, इसकी यूनिट हो जाती है।
चलो आगे देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा तरीका चुंबक को संग्रहित करते समय बरती जाने वाली सावधानी संबंधित नहीं है की बात बोला है। देखो, इसे किसी दूसरे स्थान पर संग्रहित करना चाहिए, एकदम सही बात है। नमी उमी वाली जगह पे नहीं करनी चाहिए, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि नहीं पूछा है। दूसरा, जोड़े में संग्रहित करें, ठीक है, नहीं, ठीक है। रख भी दोगे, देखो क्या पूछा है, ध्यान समझना, सावधानी से संबंधित नहीं है, यानी ये सावधानी नहीं रखोगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। जोड़ों में संबंधित नहीं है, यानी संग्रहित करके नहीं रखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। कीपर का उपयोग नहीं करोगे तब भी चल जाएगा, मगर मतलब ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। और देखो दूसरी क्या बोला है, इसे लौह चुंबकीय पात्र में संग्रहित करना चाहिए, ठीक है। जब लौह चुंबकीय पात्र में संबंधित सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, यही वाला बी, ठीक है। इसको ध्यान समझो, बोल क्या रहा है कि समय बरती जाने वाली सावधानी नहीं है, ठीक है। सिंपल बात यही है कि जो सावधानी नहीं भी बरतोगे तो चल जाएगा, ठीक है। यानी इसको नहीं बरतोगे चल जाएगा, इसको नहीं बरतोगे चल जाएगा, इसको नहीं बरतोगे चल जाएगा, मगर जब तुम लौह चुंबक को फेरोमैग्नेटिक पात्र में संग्रहित करते हो, ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये ना, तो ये संबंधित है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, यही है, ठीक है। समझ में आया? यानी इसको करना जरूरी है, इसको करना जरूरी है, इसको करना जरूरी है, ये नहीं भी करोगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। इसलिए सही आंसर क्या दिया है, यानी यही बोल रहा है कि सावधानी से संबंधित नहीं है। देखो यही सब दिक्कत होता है, सावधानी संबंधित है या नहीं है, तो सावधानी से संबंधित नहीं है, यानी क्या नहीं बरतोगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये सब नहीं रखोगे तब भी चल जाएगा, मगर एक रखनी पड़ेगी, वो 2 वाली है, ठीक है, इसको याद रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, कौन सा पुर्जा डीसी मशीन में यांत्रिक शक्ति के अंतरण का युग्मन बनाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमारे आउटपुट एनर्जी और इनपुट एनर्जी के बीच में एक माध्यम का काम करता है, ठीक है, यानी बिजौलिया का काम करता है। तो वो कौन होता है, हमारा शाफ्ट होता है। इनपुट पावर है और आउटपुट यानी पुल्ली पे जो पावर आ रही है, जो शाफ्ट पे पावर आती है, इन दोनों का रेशियो यही बनाता है, केवल कौन, शाफ्ट बनाता है, सही है। और जो मोटर पे पावर भी लिखी होती है, 2 हाथ पावर 3 हाथ पावर, वो कौन सी पावर होती है, शाफ्ट पे दिया गया पावर होता है, शाफ्ट पे प्राप्त पावर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे शाफ्ट सही आंसर हो जाएगा। चलो सही है, शाफ्ट बना किसका होता है, हार्ड कार्बन स्टील का बना होता है। चलो अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस डीसी जनित्र में प्रकीर्णन हानि या फिर स्ट्रे लॉस होता है, किस रूप में प्रभावित करते हो, ठीक है। देखो स्ट्रे लॉस क्या होता है, कुछ नहीं, हमारे आयरन लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस का एडिशन होता है, ठीक है। यानी जितना आयरन लॉस हो रहा है और जितना मैकेनिकल लॉस है, सबको जोड़ दिए वो तुम्हारे किसके लॉस के बराबर हो जाएगा, स्ट्रे लॉस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि स्ट्रे लॉस क्या होता है, तो सर मैकेनिकल और आयरन लॉस का जोड़ होता है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। एकल वाइंडिंग यानी ऐसे ट्रांसफार्मर जिसमें केवल सिंगल फेज वाइंडिंग हो, यानी केवल एक वाइंडिंग हो, सिंगल फेज बोल रहे हैं, जिसमें केवल एक वाइंडिंग हो, तो क्या कहलाता है, हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर कहलाता है, सबको पता है। ऑटो ट्रांसफार्मर ऐसा होता है जिसका प्रयोग हम वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कर सकते हैं। इसमें टैपिंग की सुविधा होती है। इसमें सबसे ज़्यादा फायदा इसका यही होता है कि ये हमारे कॉपर की बचत करता है, ठीक है, कॉपर की बचत करता है। इसमें जो पावर ट्रांसफ़र होता है प्राइमरी से सेकेंडरी, वो वैद्युतिक चुंबकीय रूप के साथ साथ वैद्युतिक रूप से भी होता है, इसलिए थोड़ी इसकी दक्षता अधिक हो जाती है, सही है। चलो आगे देखते हैं, किस पदार्थ में तापमान में वृद्धि होने पर उसका प्रतिरोध घट जाता है, तापमान में वृद्धि किए तो प्रतिरोध घट जाता है। अब देखो ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं तुम्हारे, या तो इंसुलेटर होगा, या तो वैद्युत अपघट्य होगा, या फिर अर्धचालक होगा। देखते हैं क्या दिया है, जस्ता
मेटल, पीतल मेटल, चांदी मेटल। और जो तुम्हारे कार्बन है, एक तरीके से देखो तो कार्बन तुम्हारे अर्धचालक की श्रेणी में आते हैं। तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसलिए सर इसका नाम है हमारा NTC। क्या बोलते हैं इसको? तो इसको बोलते हैं NTC। NTC मतलब निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी अल्फा का मान माइनस होता है। सही है, तो कार्बन सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। स्थायी चुंबक DC मोटर किस के अनुप्रयोग में उपयुक्त नहीं है? ठीक है, देखो स्थायी चुंबक यानी DC मोटर के किस के यानी DC मोटर का प्रयोग तो सब लगभग सब जगह होता है, तो किस उपयोग में स्थायी चुंबक वाले DC मोटर का प्रयोग नहीं होता है? तो देखो जहाँ बड़े मोटर होंगे वहाँ पे कभी भी स्थायी चुंबक का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि स्थायी चुंबक की उतनी पावर नहीं होती जितना वैद्युत चुंबक की होती है। और वैद्युत चुंबक की पावर को चाहे तो हम धारा के मान बढ़ाकर घटाकर उसको और बढ़ा घटा सकते हैं, इसलिए सही है। तो देखो खिलौने में छोटे मोटर होते हैं, इसलिए परमानेंट मैग्नेट का प्रयोग करते हैं। छोटे रोबोट में भी करते हैं, कंप्यूटर डिस्क ड्राइव में भी करते हैं। मगर ट्रेन कर्टन समझ रहे हो, रेल में इतनी बड़ी मोटर लगी होती है और इतने पावर उसको खींचना होता है, तो क्या वो हल्के से चुंबक से उसका काम हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं सर, अधिक चुंबक पावर वाली को लाने के लिए हम स्थायी चुंबक का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि वैद्युत चुंबक का प्रयोग करते हैं। इसलिए हमारा ये सही हो जाएगा। और मोटर भी कौन सा प्रयोग सर? DC सीरीज मोटर, क्योंकि इसका टॉर्क तो बात ही मत करो, IA² चलता रहता है। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। आकृति में किस प्रकार के तार स्थापन की प्रणाली है? ठीक है, ये तुमको कनेक्टर लग रहा है हर जगह से, क्या बोला है देखते हैं। ठीक है, देखो कंड्यूट पाइप तो सर था ही नहीं, वो कंड्यूट पाइप ऊपर वाला, मतलब ये तो सर कंड्यूट पाइप लग ही नहीं रहा था। ठीक है, CTS तार वायर लग ही नहीं रहा था। टोपी कैपिंग तार नहीं, कैपिंग तो था ही नहीं, मतलब ढका हुआ तार तो था नहीं। कैपिंग मतलब क्या होता है, नीचे बैकलाइट बिछा देते, इसमें तार को ताकि उस पर से कवर चढ़ा देते हैं, तो ऐसा तो था ही नहीं। ठीक है, ये वायरिंग कौन सी थी? तो हमारी एक क्लीट वायरिंग थी। ठीक है, कौन सी थी? क्लीट वायरिंग थी। इसलिए देख रहे हो ध्यान से, ये जो भी है तुम्हारी क्या है? क्लीट वायरिंग। देख रहे हो, यानी ये देखो ये तुम्हारे क्लीट में फंसाया जा रहा है बार बार। ठीक है, यहाँ पर भी क्लीट लगा हुआ है, बार बार फंसाया जा रहा है। तो हमारी कौन सी वायरिंग होती है? तो ये हमारी होती है क्लीट वायरिंग होती है। ठीक है, जो ऐसी वायरिंग होती है कि काम होता है, हो जाए तो चाहे तो आसानी से हटा भी सकते हो। ठीक है, और चाहो तो दोबारा लगा सकते हो। तार स्थापन के दौरान निम्नलिखित विकल्पों में से किस इतिहास पर ध्यान नहीं देना चाहिए? नहीं भी दोगे तो चल जाएगा। तो पहली कहानी, परिपथ पर अधिक भार नहीं देना चाहिए, ये सही बात है, यानी इस पर ध्यान देना चाहिए। स्विच बोर्ड उचित ऊंचाई पर होनी चाहिए, जिससे बच्चे परेशान ना हो या फिर कोई दुर्घटना ना हो, सही बात है। वितरण प्रणाली पर तार स्थापन करना चाहिए, सही बात है। मगर किसी भी गेज के भूत संपर्क तार का उपयोग नहीं, किसी का भी थोड़ी कर लोगे जी। लगभग 8 से 14 SWG के बीच में ही लेनी चाहिए। ये भी नहीं कि 0 ले लिए फिर 36 ले लिए, कोनों लेके काम करना चल रहा है, नहीं, जो मानक है उसी को लेना चाहिए। ठीक है, हालांकि इंडिया है कुछ भी कर देते हैं, मगर मानक को ही लेना चाहिए। सही है, चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण में, यानी आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड में मोटर की गति नियंत्रण का नुकसान क्या होता है? ठीक है, आर्मेचर कंट्रोल मेथड, वोल्टेज कंट्रोल मेथड में होता क्या है, इसमें लॉसेस ज़्यादा होने लगती हैं। ठीक है, इसमें लॉस ज़्यादा होने लगती है। ठीक है, यानी जिसके कारण, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, आर्मेचर लगा होता है, इसमें एक एक्स्ट्रा से ये वाली बाइंडिंग लगाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, वैल्यू को कम ज़्यादा करके, टैपिंग को कम ज़्यादा करके हम इसके मान को कंट्रोल करते हैं। देखो होता क्या है, आर्मेचर कंट्रोल मेथड विधि से स्पीड का मान कम हो जाता है, यानी जो बेस स्पीड थी उससे कम स्पीड पे चलने लगता है। इसमें पूछता है क्या होता है, तो सर इसमें क्या होता है, हमारी टॉर्क कांस्टेंट वेरिएबल पावर चलता रहता है। ठीक है, याद रखना। फिर जब हाई स्पीड पे जाते हैं तो पावर कांस्टेंट वेरिएबल टॉर्क हो जाता है। इसको याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है,
नियंत्रण ऊपर की लागत अधिक हो जाती है और लॉस भी थोड़ी ज़्यादा होने लगती है, क्योंकि प्रतिरोध बढ़ा होगा तो जाहिर सी बात है तुम्हारे आई स्क्वायर या लॉस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। सही है, चलो आगे देखते हैं। व्हाट इज द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ सिंपल पैसिव डिवाइस। 2 है, सीरीज बीच किससे लगा हुआ, 82 पिकोफैराड से लगा हुआ है। तो कितना आंसर इसका आएगा। ठीक है, तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की बात किया है, तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी में तक कितनी होती है, देखो फिल्टर भी लगाया। ठीक है, तो फिल्टर लगाने के लिए पहले से क्या करना पड़ेगा तुमको, अगर ये कैपेसिटर और इंडक्टर सी लगा होता तो ऐसे कर देते 1/√LC। ठीक है, मगर जब ये ऐसे दे देता है तो 1/2π√L इंटू आर कर देना। ठीक है, इसका आंसर निकल के चला आएगा 8.8087 किलोहर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्या क्वेश्चन है, सिंक्रोस्कोप का क्या तात्पर्य है, ये क्या दिखाता है। वो ये दिखाता है कि सिंक्रोस्कोप केवल ये दिखाता है कि 2 अल्टरनेटर चल रहे हैं या 2 मोटर चल रहे हैं। तो जब पैरेलल ऑपरेशन किए तो दोनों आपस में सिंक्रोनस गति पे चल रहे हैं कि नहीं, या दोनों में समानता बनी हुई कि स्पीड की समानता बनी हुई कि नहीं, वोल्टेज की समानता बनी हुई कि नहीं, सारी चीज़ों को बताते हैं कि काम कौन करता है, सिंक्रोनोस्कोप। और सबसे सस्ता यही होता है, सबसे बेस्ट यही होता है। नहीं करने को तुम चाहो तो 2 डार्क जो लैंप विधि होती है, डार्क लैंप ब्राइट लैंप, या 2 डार्क 1 ब्राइट लैंप, इसका भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, मगर वो थोड़ा झाम हो जाता है। सबसे बढ़िया इंस्ट्रूमेंट लगाओ, माप के देख लो। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट लगाओ, माप के देख लो, सबसे बेस्ट ये होता है सिंक्रोनोस्कोप। ये हमेशा पैरेलल ऑपरेशन जब करते हैं तब प्रयोग लिया जाता है कि सिंक्रोनाइज है कि नहीं, फलाना ढिमकाना, ये सब देखा जाता है। ठीक है, चलो आई होप बाबू समझ में आया होगा सेशन, और ये क्वेश्चन तुम्हारे खत्म हो गए। कल फिर नेक्स्ट नए क्वेश्चन पेपर को लेके आएंगे अगले दिन का, जस्ट इसके नेक्स्ट दिन वाले, मतलब शाम वाली शिफ्ट का। ठीक है, तो सेशन पे लगातार बने रहो। सेशन पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर जरूर कर दो, और चैनल पे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।